हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल जेम्स ऑफ एनसीईआरटी पे। अभी हम लोग रिएक्शन ऑफ हैलो एरिन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें टोटल हम लोग रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन में पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जो दो तरह का था, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जो 1 स्टेप में हो रहा था और SN1 रिएक्शन जो है आपका 2 स्टेप में हो रहा था, उसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था। और सेकेंड नंबर पे हम लोग उसमें देखे थे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, जिसमें आप जानते हैं कि एल्कीन बनता है। और इसके बाद हम लोग थर्ड में देखे थे आपका रिएक्शन विथ मेटल्स। इसमें आपको दो देखे थे, Mg के साथ रिएक्शन जब होता था अल्काइल हैलाइड का, तो वहां पे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा था। और उसके बाद एक उर्ज रिएक्शन था जब सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, तो उर्ज रिएक्शन था और उसमें डबल नंबर ऑफ कार्बन बनता था जितना अल्काइल हैलाइड में रहता था। अभी हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे रिएक्शन ऑफ हैलोरिन्स के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि हैलोरिन्स जो है कुछ इस तरह से होता है कि बेंजीन के ऊपर जैसे कि कोई हैलोजन लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग हैलोरिन बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ हैलोरिन के बारे में, तो इसमें हम लोग रिएक्शन ऑफ हैलोरिन में सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये हैलोरिन के अंदर थोड़ा बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी है होने का, नहीं होता है। तो एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फ्लोइंग रीजन। सबसे फर्स्ट रीजन जो आपको दिख रहा है ये आपका रिजोनेंस इफेक्ट है। रिजोनेंस इफेक्ट जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें आप देख रहे हैं कि 3 लोन पेयर क्लोरीन के पास होता है और यहाँ पे ये आपका बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, जिसके कारण क्योंकि रिजोनेंस में आ जाता है, तो रिजोनेंस में रहता है, यहाँ पे कंजुगेशन में होता है, जिसके कारण यहाँ पे देख रहे हैं CCl, यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और यहाँ पे फिर से हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड करैक्टर CCl बॉन्ड में जो है कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो है डबल बॉन्ड करैक्टर जनरेट हो गया है, जिसके कारण आपका रिजोनेंस के कारण जो है आपका ये न्यूक्लियोफाइल जल्दी जो है ये Cl जो है CCl बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और ये Cl जाएगा नहीं और दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसके जगह पे आ नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने का संभावना बहुत ही लेस है और यहाँ पे लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे CCl पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है और सिंगल बॉन्ड को तो हम लोग निकाल मतलब जल्दी हटा सकते हैं, डबल बॉन्ड को थोड़ा हटाना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे हम लोग CCl बॉन्ड को जो है डबल बॉन्ड के कारण जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है लेस रिएक्टिव बोल सकते हैं। सेकेंड हम लोग इसमें देख रहे हैं इसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। आप जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड में जो है आपका ये अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड में ये जो है ना 3 बॉन्ड है आपका, जो है एक मान लीजिए प्राइमरी है, यहाँ पे H भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इसको हम लोग R को हटा के H लगा सकते हैं, इस H को हटा के R लगा सकते हैं, कोई भी आपका यहाँ पे अल्काइल हैलाइड हो, उसमें कार्बन जो है आपका 4 बॉन्ड सिंगल रहता है, जिसके कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण उसका जो परसेंटेज S करैक्टर है वो थोड़ा कम होता है sp2 के कंपेरिजन में, क्योंकि आपका एराइल हैलाइड में जो है आपका ये जो है डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। तो ये जो sp2 है यहाँ पे परसेंटेज S करैक्टर sp3 के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि परसेंटेज एस करैक्टर कम है, उसके कारण इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है कम हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है 177 पिकोमीटर होता है, ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होने का। अब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, उसको ब्रेक करना आसान है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे कम होगा। और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसका ज्यादा होता है, तो बॉन्ड लेंथ उसका थोड़ा सा कम होता है। अब बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण उसको ब्रेक करना इजी नहीं है और यहाँ पे इसीलिए एराइल हैलाइड में हम लोग बोल सकते हैं कि इजी नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें in haloalkene the carbon atom attached to halogen is sp3 hybridized, while in case of halorine the carbon atom attached to halogen is sp2 hybridized। तो sp2 hybridized जो कार्बन है यहाँ पे greater S character है, is more electronegative and can hold the electron pair of CX bond more lightly, यानी कि
मतलब लाइटली जो है यहाँ पे CX बॉन्ड जो है मोर टाइटली जो है यहाँ पे उसको लिया हुआ रहता है, मतलब होल्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से होल्ड रहता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा इससे लूज रहता है, लेस एस कैरेक्टर के कारण थोड़ा सा मतलब कि मतलब कम होता है वहाँ के बॉन्ड का स्ट्रेंथ। और बॉन्ड लेंथ जो है 169 पिकोमीटर होता है, जिसके कारण जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहाँ पे आपका जो है जल्दी ब्रेक करवा सकते हैं यहाँ पे CCl बॉन्ड को, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा भी है, और यहाँ पे आपका हेलो एरिन में जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और मतलब जल्दी हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और sp3 वाला में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। फिनाइल केटायन जो है अगर मान लीजिए कि हैलोजन को रिमूव कराएंगे तो फिनाइल के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है फिनाइल केटायन जो बनेगा ये आपको मतलब कि स्टेबलाइजेशन में विल नॉट बी स्टेबलाइज बाय रिजोनेंस, रिजोनेंस उसमें नहीं होगा। रिजोनेंस जो है क्योंकि जस्ट जो है sp2 कार्बन के ऊपर जो है आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है आपका ये हैलोजन है, इसको आप यहाँ पे जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज sp2 कार्बन पे आ गया है। ये sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा जो है ना कम स्टेबल होता है, तो ये आपको कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो विल नॉट बी स्टेबलाइज बाय रिजोनेंस एंड देयरफॉर SN1 मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट। क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज कभी संभव नहीं है, तो यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म हम लोग SN1 रिएक्शन नहीं करवा सकते। और फोर्थ एक और रीजन है बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्सन। यहाँ पे ये जो है आपका जैसे निकालेंगे तो निकालने के बाद जो है आपका यहाँ पे जो चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे एक जो है x माइनस यहाँ से निकलेगा, तो रिपल्सन बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्सन इट इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरिन। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियोफाइल जो नया वाला आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना रिच स्पेसीज है, और यहाँ पे जो आपका एराइल हैलाइड है यहाँ से जो हैलोजन निकलेगा वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस दोनों के बीच में जो है ना रिपल्सन बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो है ये मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना इजी नहीं है। तो ये चार कारण हम लोग देखे हैं। फर्स्ट कारण था आपका ये रिजोनेंस वाला रीजन था कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। सेकंड कारण था कि आपका ये जो है ना हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस है CX बॉन्ड के बीच में sp3 और sp2। sp3 है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर आपका थोड़ा सा कम होता है, sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है आपका कम है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो है आपका कम है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो बॉन्ड लेंथ जो है उसका ज्यादा होता है। बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका कम होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो वहां पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल को जो अभी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल है हैलाइड है जल्दी ब्रेक करा के बॉन्ड उसको हटा सकते हैं, उसके जगह पे दूसरा ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि पार्शियल ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपका परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो जाता है, बॉन्ड लेंथ जो है घट जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा तो जल्दी ब्रेक नहीं होगा, और यहाँ पे जल्दी ब्रेक नहीं होने के कारण दूसरा न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे इजिली जो है रिप्लेस नहीं कर सकते, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है। थर्ड रीजन हम लोग देखे थे कि यहाँ पे जो फिनाइल केटायन बनता है हैलोजन निकलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा बहुत ही स्टेबिलिटी बहुत ही उसका कम होता है, जिसके कारण उसके बेंजीन के ऊपर जो है ना कभी भी पॉजिटिव चार्ज जो है संभव नहीं है, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज केटायन नहीं बनेगा, तो कभी भी जो है यहाँ पे उसको हम लोग SN1 रिएक्शन करा ही नहीं सकते कार्बोकेटायन बना करके। फोर्थ रीजन है कि यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, और उधर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी है, और दोनों के बीच में रिपल्सन का नहीं हो सकता। लेकिन इतना सब होने के बाद अगर हम लोग रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे Cl को हटा करके अगर OH को ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो हम लोग इसी में अभी हम लोग देख रहे हैं ये जो आपको है ये रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग Cl जैसे एराइल हैलाइड में ये जो Cl है इसको हटा करके इसकी जगह पे हम लोग OH को रिप्लेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग NaOH ले रहे हैं और 623 केल्विन ले रहे हैं और 300 ATM का प्रेशर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको जो आपका जो क्लोरोबेंजीन है इसको हम लोग कन्वर्ट करके फिनॉल बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये सब जब लेते हैं तो यहाँ पे जो Cl है ये इस टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या हो जाता है, यहाँ पे Cl रिमूव हो जाता है और इसके जगह पे हम लोग OH को एडिशन करवा देते हैं। तो ये तो ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस Cl के साथ में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये रिजोनेंस में है, बेंजीन आपका रिजोनेंस करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो ये जो बेंजीन रिंग है ये
उस ग्रुप के साथ में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ में रिजोनेंस करने लगेगा और Cl को निकालना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग और पैरा पोजिशन पे एक NO2 ग्रुप लगा दिए। तो आप देखिए यहाँ पे कम टेम्परेचर पे 623 नहीं देना पड़ा, 623 की जगह पे हम लोग 443 केल्विन टेम्परेचर पे ही हम लोग उसको इजिली जो है Cl को हटा करके हम लोग जो है OH लगा दिए। अगर हम लोग एक और ऑर्थो पे जो है ना एक और NO2 ग्रुप लगा देंगे तो इजिली जो है हम लोग 368 केल्विन टेम्परेचर पे ही हम लोग जो है OH ग्रुप को रिप्लेस कर चुके हैं। तो इसी तरह हम लोग अगर एक और ऑर्थो पे लगा देंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक और ऑर्थो पे लगाने के बाद यानी कि 2 ऑर्थो पे और एक पैरा पे लगाने के बाद जो है इजीली जो है वार्म करेंगे नॉर्मल और आपका जो है आसानी से जो है OH ग्रुप जो है रिप्लेस करके आ जाएगा Cl को। अब ये आपको यहाँ पे पता है कि ये जो NO2 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है ये आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही जो है रिजोनेंस कर पाएगा और आपका मेटा पोजीशन पे रिजोनेंस नहीं कर पाएगा। हाउएवर नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हैलोरीन इज ऑब्जर्व बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एज डिप। जैसे देखिए ये जो Cl है, ये Cl का आपका लोन पेयर जो है जब रिजोनेंस करेगा बेंजीन के साथ में तो ये जो निगेटिव चार्ज है आपका सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे आएगा और इसके बाद आपका पैरा पोजीशन पे आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ऑर्थो पोजीशन पे है और पैरा पोजीशन पे है, तो जहां जहां निगेटिव चार्ज आएगा और वहां वहां ही हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो इजीली जो है इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग से ले लेगा और यहाँ पे आपको जल्दी से हम लोग Cl को हटा के OH को ऐड कर पाएंगे। अगर यहाँ पे ऑर्थो पे यहाँ पे पैरा पे लगा हुआ तो पैरा पे ये जो है निगेटिव चार्ज पहुंचा है जिसको ले लेगा आपको NO2 ग्रुप और इजिली जो है आपको ये OH दे देगा Cl हटा के। इसी तरह से हम लोग ऑर्थो पे लगाएंगे तो यहाँ पे ऑर्थो के पास ये देखिए कार्बन जहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ उस कार्बन पे निगेटिव चार्ज पहुंचा है और यहाँ पे रिजोनेंस कर लेगा NO2 ग्रुप। लेकिन अगर यहाँ पे मेटा पे लगा देंगे तो यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे निगेटिव पहुंचेगा, मेटा पे निगेटिव नहीं पहुंचा है, जिसके कारण इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा पे ही NO2 ग्रुप लगाने से काम आएगा और यहाँ पे पैरा पे लगाने से काम नहीं होगा और ये आपका क्लोरोबेंजीन जो है हटा करके फिनॉल बनाना ईजी नहीं है मेटा पे लगाएंगे तो यही हम लोग देख रहे हैं। कैन यू थिंक व्हाई डज NO2 ग्रुप शो इट्स इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड मेटा पैरा पोजीशन एज शोन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे एज शोन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन withdraw the electron density from the benzene ring and thus facilitate the attack of nucleophile on halorine। यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करा देता है तो उस जगह पे आपको जो है उस मतलब कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है हैलोरिन पे बेंजीनिंग एंड दस फैसिलिटेट कर देता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन हैलोरिन। तो हैलोरिन पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना इजी कर देता है क्योंकि यहाँ पे हैलोरिन से जो है इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस करके जो है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेंजीनिंग से ले रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है रिजोनेंस के कारण। द कार्बोनियन दस फॉर्म्ड इज स्टेबलाइज्ड थ्रू रिजोनेंस। The negative charge appeared at ortho and para position with respect to the halogen substituent is stabilized by NO2 group, while in case of meta nitrobenzene none of the resonating structure bear the negative charge on carbon atom bearing the NO2 group। यानी कि ये जो negative charge जो है यहाँ पे इसको NO2 ग्रुप जो है इसको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इसके साथ रिजोनेंस में रहेगा लेकिन मेटा पोजीशन पे कोई रिजोनेंस में नहीं रहेगा NO2 ग्रुप। Therefore, the presence of nitro group at meta position does not stabilize the negative charge and no effect on reactivity is observed by the presence of NO2 group at meta position। तो मेटा पोजीशन पे उसके होने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया है द नेगेटिव चार्ज appeared at ortho and para position with respect to halogen atom। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट जो है इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे आगे एग्जाम्पल में। अभी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो इसके अंदर होता नहीं है, हैलोरिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है और आपको पहले से ही पता है कि ये जो आपको एराइल हैलाइड होता है यानी कि आपका जो है हैलोरिन जो होता है ये आपको रिजोनेंस जब करता है तो निगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही आएगा। तो इसीलिए हम लोग कोई भी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, चाहे हैलोजिनेशन करवाएंगे या नाइट्रेशन करवा सकते हैं, सल्फोनेशन करा सकते हैं, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन करवाएंगे, तो ये सभी रिएक्शन आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही एडिशन प्रोडक्ट देगा, मेटा पे कोई एडिशन देगा। Haloarine undergo the usual electrophilic reaction of the benzene ring such as halogenation। यानी कि आपको हैलोजिनेशन करवा सकते हैं, नाइट्रेशन करवा सकते हैं, सल्फोनेशन करवा सकते हैं, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन करवा सकते हैं, लेकिन ये सभी जो प्रोडक्ट देंगे ऑर्थो एंड पैरा
पोजीशन पे ही देंगे, मेटा पोजीशन पे नहीं देगा। हैलोजन एटम बिसाइड्स बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, देयरफॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द हैलोजन एटम्स। यानी कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है ये इन्फ्लुएंस कर देता है हैलोजन एटम को। कैन बी इजीली अंडरस्टूड इफ वी कंसीडर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हैलो बेंजीन। यानी कि अगर हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो निगेटिव चार्ज है ऑर्थो पोजीशन पे ही आता है और पैरा पोजीशन पे ही आता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ड्यू टू रिजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देन एट मेटा पोजीशन। फर्दर द हैलोजन एटम की अगर हम लोग बात करेंगे तो हैलोजन एटम के केस में मेटा पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट लगता है। ये हम लोगों को क्लास 11 में पढ़ना था। यानी कि यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट आप देख रहे हैं ये हैज सम टेंडेंसी to withdraw electron from the benzene ring. As a result, the ring gets somewhat deactivated as compared to benzene, and hence the electrophilic substitution reaction in halogen occurs slowly and require more drastic condition as compared to those in benzene. अगर यहाँ पे आपको नॉर्मल बेंजीन में अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है, अगर वहाँ पे हम लोग Cl लगा देंगे, कोई हैलोजन लगा देंगे, तो उस केस में वहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी लगने लगता है, जिसके कारण उसका रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा माइनस आई इफेक्ट के कारण। क्योंकि यहाँ पे ये जो हैलोजन है यहाँ पे रिजोनेंस के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन रिंग को, यहाँ पे इजीली जो है इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज रहेगा वहाँ पे अटैक हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल का। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो हैलोजन है ये अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा तो उस केस में थोड़ा सा हल्का जो है रिएक्टिविटी में फर्क पड़ेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को आने का जो है रिएक्टिविटी थोड़ा डिक्रीज करेगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हैलोजिनेशन के बारे में। हैलोजिनेशन में आप इजीली देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका Cl है एराइल हैलाइड और Cl2 के साथ एनहाइड्रस FeCl3 के साथ जब रिएक्शन करवा देते हैं तो ऑर्थो एंड मेटा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पैरा वाला जो है मेजर है, ऑर्थो वाला जो है ना माइनर है, क्योंकि पैरा वाला आप जानते हैं कि ज़्यादा स्टेबल होता है और एक ये भी रीजन है कि दूर दूर है, और एक दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है और ईजिली जो है फिट होता है क्रिस्टल लैटिस में, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड जो है देख रहे हैं नाइट्रेशन के बारे में। ये जो है HNO3 के साथ जब रिएक्शन करा देते तो NO2 ग्रुप को जो है ना ऑर्थो पे और पैरा पे ऐड करेंगे, ये माइनर हो जाएगा, ये मेजर होगा। इसी तरह से हम लोग सल्फोनेशन करवाएंगे, यानी कि हम लोग सेकेंड नंबर पे रिएक्शन जो है देखते हैं नाइट्रेशन हो जाता है। थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं सल्फोनेशन हो जाएगा। तो ये जो सल्फोनेशन है कॉन्क H2SO4 के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे आपका सल्फोनिक एसिड बनेगा और यहाँ पे ये वाला माइनर बनेगा और एक जो है मेजर बनेगा जो आपका पैरा वाला होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है अभी हम लोग देख रहे हैं फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन पे। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में आपका एनहाइड्रस AlCl3 ही लेते हैं रिएजेंट में। एक बार CH3Cl के साथ जब करवाएंगे तो ये आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे CH3 का एडिशन होगा। अगर मान लीजिए कि एसाइल हैलाइड के साथ करवाएंगे तो ये आपको एसाइल हैलाइड में आपको ये जो है CH3CO ग्रुप का एडिशन ऑर्थो पे भी होगा और यहाँ पे आपका पैरा पे भी होगा और यहाँ पे क्लोरो एसिटोफिनॉन बनेगा और ये पैरा वाला मेजर बन जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग अभी जो देखे हैं ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अभी हम लोग इसके बाद बात करते हैं। फोर नंबर में था फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, यानी कि ये चार तरह का रिएक्शन जो है आपका ESR रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल पे बात कर रहे हैं। ये जो है आपका एग्जाम्पल नंबर जो है 6.9 है। ये जो है अल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्लोरीन जो है आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, येट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाई? तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन आपको जो है तीन जो क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है ये जब रिजोनेंस करेंगे तो रिजोनेंस करने के बाद आपको यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आएगा और पैरा पोजीशन पे आएगा। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई इलेक्ट्रोफाइल को एडिशन यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को एडिशन करवा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे इजीली हो जाएगा और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे भी इजीली हो। लेकिन यहाँ पे Cl का यहाँ पे आपको माइनस आई इफेक्ट भी लगता है। Cl का यहाँ पे मेटा पोजीशन पे
यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इसका जो है प्लस आर इफेक्ट लगेगा और मेटा पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट लगता है, ये माइनस आई इफेक्ट लगेगा। और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट जो है क्लोरीन के केस में, हैलोजन के केस में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है प्लस आर इफेक्ट से। बाकी जगह पे तो प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा होता है माइनस आई से, लेकिन यहाँ पे इस केस में आपको, हैलोजन के केस में आपको माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा स्टेबल कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं कि अगर इसको हम लोग यहाँ पे क्लोरीन विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन लेता है एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन थ्रू रिजोनेंस, रिजोनेंस के द्वारा ये देता है। थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन डीस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बना है, ये ले करके इसको डीस्टेबलाइज कर देता है, क्योंकि कार्बोकेटायन को स्टेबल करने का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन दीजिए और इसको जो है लेंगे तो ये डीस्टेबलाइज हो रहा है। क्लोरीन इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है नीचे वाला केस में इजिली हो रहा है। यहाँ पे ये जो है आपका दोनों में, ये नीचे में आपका इजीली जो है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे Cl जो है ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में निगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के इजीली जो है जुड़ जाएगा ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। through resonance halogen tends to stabilize the carbocation and the effect is more pronounced at ortho and para position, ortho and para position पे easily काम करेगा। the withdrawal and thus cause net deactivation, the inductive effect is stronger than resonance and causes net electron withdrawal and thus causes net deactivation, यानी कि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये नेट डीएक्टिवेशन का काम कर रहा है। द रिजोनेंस इफेक्ट टेंड्स टू अपोज द इंडक्टिव इफेक्ट फॉर द अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड हेंस मेक द डीएक्टिवेशन लेस फॉर ऑर्थो एंड पैरा अटैक, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है माइनस आई इफेक्ट के कारण, जो है माइनस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन ले रहा है बेंजीनिंग, यहाँ से आपको ये जो है बेंजीन रिंग है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन जा रहा है और प्लस आर के कारण यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे एडिशन हो रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट जो है यहाँ पे ज्यादा है प्लस आर से, तो यहाँ पे प्लस आर को तो अटैक करना है इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, माइनस आई इफेक्ट को डीएक्टिवेट करना है कार्बोकेटायन को, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्टिविटी देखेंगे प्लस आर इफेक्ट का ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे तो डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि मेक्स द डीएक्टिवेशन लेस फॉर ऑर्थो एंड पैरा अटैक, ठीक है, घट डिक्रीज करा देता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये इसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये डिक्रीज कर जाएगा। रिएक्टिविटी इज दस कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है। लेकिन ओरिएंटेशन इज कंट्रोल बाय रिजोनेंस इफेक्ट, यानी कि ओरिएंटेशन जो एडिशन होने का काम हो रहा है ऑर्थो एंड पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे, तो ये आपको ओरिएंटेशन जो है ये कंट्रोल्ड हो रहा है आपका रिजोनेंस के कारण, ये ओरिएंटेशन जो है आपका ये हो रहा है रिजोनेंस के कारण, रिजोनेंस इफेक्ट। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे दोनों चीज हो रहा है और यही एग्जाम्पल इसको आपको समझ के रखना है। अभी हम लोग नेक्स्ट इस पे बात करने वाले हैं रिएक्शन विथ मेटल्स, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट हम लोग इसमें रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस का देखे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि लेस होता है और रेयर केस में ही होता है, और कुछ मतलब कि ड्रास्टिक कंडीशन में, जैसे कि आपका NaOH के साथ रिएक्शन करके फिनॉल बना देंगे एराइल हैलाइड से, ये सब था। और सेकंड हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल को एडिशन करा रहे थे, ये सब हैलोजेनेशन वगैरह और ये सब करवा रहे थे। इसके बाद हम लोग थर्ड देख रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल्स, तो इसमें दो है, ऊर्ज रिएक्शन है फर्स्ट और सेकंड है आपका ऊर्ज फिटिक, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन है और फिटिक रिएक्शन है। तो ये जो ऊर्ज फिटिक रिएक्शन है इसमें हम लोग मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं, यानी कि इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल्स में हम लोग देखेंगे एराइल हैलाइड है ये एक्स, ये एराइल हैलाइड को हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम के साथ में, और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, यानी कि ए मिक्सचर ऑफ एन अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड
गिव्स एन अल्काइल एरीन, यानी कि अल्काइल हैलाइड का भी मिक्सचर है, एराइल हैलाइड का भी मिक्सचर है, और इसको सोडियम के प्रेजेंस में ले रहे हैं। व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर इज कॉल्ड उर्ज-फिटिक रिएक्शन। तो ये आपको एराइल जो है आपको दे रहा है अल्काइल एरीन, यानी कि आपको ये जो है ये अल्काइल एरीन दे रहा है, और इस रिएक्शन को हम लोग, ये ड्राई ईथर पर मीडियम में हो रहा है, ये ड्राई ईथर में हो रहा है, तो ये आपको अल्काइल एरीन दे रहा है और साथ में आपको NaX जो है निकल रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं उर्ज-फिटिक रिएक्शन, उर्ज-फिटिक। उर्ज फिटिक है। और दूसरा रिएक्शन है इसका जो है आपका फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या था, फिटिक रिएक्शन में हम लोग एराइल हैलाइड को जो है रिएक्शन करवा देते हैं Na के साथ में। तो एराइल हैलाइड आल्सो गिव्स एनालोगस कंपाउंड्स व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर। सोडियम के साथ पहले भी हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जो उर्ज रिएक्शन करवाए थे, तो वहां पे आपको याद है कि उर्ज रिएक्शन में जो है आपको डबल जो है कार्बन मिलता था और इजिली जो है हम लोग हाइड्रोकार्बन बनाते थे। लेकिन यहाँ पे आपको एराइल हैलाइड से सोडियम के साथ ड्राई ईथर में रिएक्शन करवाएंगे तो डाइफिनाइल मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग, ये आपका एराइल हैलाइड है, इसको हम लोग 2Na मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर में, तो यहाँ पे आपको डबल बेंजीन जो है बन जाता है। ये डबल बेंजीन है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइफिनाइल, और साथ में 2NaX अलग हो जाएगा। तो ये हम लोगों को देखने को मिलता है। अभी तो हम लोग यहाँ तक बात कर चुके हैं, यानी कि हम लोग रिएक्शन ऑफ हैलोरिन खत्म कर दिए हैं। यानी कि इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट जो है देख रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम लोग न्यूक्लियोफाइल जो है ना, मतलब कि क्यों नहीं होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों कम होता है, इसके बारे में बात किए थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 4 कंडीशन इसका देखे थे। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रिजोनेंस के कारण हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और तीसरा आपका फिनाइल कैटायन का इनस्टेबिलिटी, और फोर्थ नंबर पे हम लोग रिपल्सन। अगर हम लोग उसको जबरदस्ती करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशन था, उसको हम लोग हटा करके क्लोरोबेंजीन से हम लोग फिनॉल बना रहे थे अलग अलग कंडीशन में। और इसके बाद हम लोग जो है देख रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम लोग हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन करवाए थे, और ये जो है हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। इसके बाद हम लोग ये एग्जाम्पल पे बात कर लिए थे, और अभी हम लोग 2 रिएक्शन भी इसमें पढ़ चुके हैं, उर्ज फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन। ये दोनों भी रिएक्शन खत्म हो चुका है। अभी हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे आगे। ये जो है आपका ये जो क्वेश्चन है, व्हिच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर, यानी कि कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है इसमें जल्दी जो है रिएक्ट करेगा और इजिली रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको पता है SN2 मैकेनिज्म को मतलब कि करवाने के लिए SN2 मैकेनिज्म में आपको जो 1 डिग्री होता है, और मतलब कि 1 डिग्री में आपको वहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस जो है ना कम होता है, तो 1 डिग्री आपको ज़्यादा करेगा, और 2 डिग्री में उससे कम हो जाएगा, और 3 डिग्री में सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये आपका ये आपका जो है ना 4 कार्बन का जो ब्रोमाइड है, तो ये आपको 1 डिग्री है, और ये आपका जो है ना 2 डिग्री है। इसीलिए आपको इसमें जो है SN2 मैकेनिज्म जो है ना फर्स्ट का इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें 4 कार्बन आपको नॉर्मल एन 1 2 3 4 ब्यूटाइल ब्रोमाइड में। और अगर मान लीजिए कि हम लोग देखेंगे इसमें सेकेंड में, तो यहाँ पे आपको ये 2 डिग्री है और यहाँ पे ये 3 डिग्री है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो है आपका 2 डिग्री वाला जो है ये इजीली जो है आपको रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको हम लोग अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसमें होगा। और अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये 1 डिग्री है, और ये यहाँ पे आपका ये वाला जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये होगा। अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये जो ब्रोमीन है
यहाँ पे ये आपको दूर है, यानी कि 1 डिग्री ही है, इसको भी कह सकते हैं। और ये भी आपका जो है यहाँ पे दोनों ही 1 डिग्री ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 1 डिग्री है। तो यहाँ पे जो आपको जो है मिथाइल ग्रुप जो है ज़्यादा दूर है और यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक है, तो इसमें जो है रिएक्शन ज़्यादा होगा SN2 का और इसमें कम होगा, क्योंकि यहाँ पे दूर है तो स्टेरिक इंडेक्स कम होगा। तो यहाँ पे इसमें ये हो जाएगा। अभी हम लोग 6.8 की बात करेंगे। इन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड्स अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। तो इसमें दो केस है। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है, तो इसको जब हटाएंगे आप, ये हम लोग इसको देख ले रहे हैं 6.8 को। इसमें हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है आपको इस तरह से कुछ कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे तीन तरफ से मतलब कि इसको यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तीन तरफ से इसको स्टेबिलिटी मिल रहा है। और अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कार्बोकेटायन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो कार्बोकेटायन है, ये आपको ये कार्बन जो है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री है। और ये वाला जो कार्बोकेटायन है ये आपका 2 डिग्री है। तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इसमें जो है आपका ये जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग इसको देखेंगे सेकेंड का, ये तो आपका फर्स्ट नंबर था। अगर हम लोग इसको सेकेंड को देखेंगे तो सेकेंड में आपका जो है ये यहाँ पे जो है आपका ये कार्बोकेटायन बनेगा और यहाँ पे जो है ये वाला जो कार्बोकेटायन है ये 2 डिग्री है और ये वाला जो कार्बोकेटायन है जितना भी होगा ये 1 डिग्री होगा। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी कि ये जो है आपका 1 डिग्री है, तो ये आपका 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यानी कि ये SN1 था कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अभी हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं 6.9 के बारे में। तो ये जो 6.9 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि यहाँ पे MgX बनता है जब ड्राई ईथर के साथ आप Mg के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे MgBr के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैसे बनता है, देखिए। अभी जो है आपको यहाँ पे इस बात को देखना पड़ेगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे देख रहे हैं 6.9। इसमें जो है ये आपको 6 कार्बन का साइक्लोहेक्सेन ब्रोमाइड है और यहाँ पे Mg के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो इसको हम लोग, ये ब्रोमीन है और यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं Mg के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर रिएक्शन करवाना है, तो ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन होने पे आपको ये जो है हम लोगों को ए प्रोडक्ट मिलता है। इसके बाद हम लोग इसको H2O के साथ जब रिएक्शन करवा देते हैं तो बी मिलता है। तो जब आप MgBr इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो ए नंबर का प्रोडक्ट है, ये आपको ए नंबर का प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा। ये आपको MgBr, ये जो है इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। और इसको हम लोग H2O के साथ जब रिएक्शन करवा देते हैं तो ये ब्रेक होता है H प्लस में और OH माइनस में। तो एक तरफ जो है आपको H जाएगा और एक तरफ आपका OH माइनस जाएगा। तो इसको जब ब्रेक करवाएंगे तो ये आपको यहाँ से हट जाता है। तो यहाँ पे आपको इजीली जो है ये बना देगा और साथ में आपको MgOH Br मिलेगा। यानी कि हम लोगों को प्रोडक्ट जो है ये साइक्लोहेक्सेन बनने वाला है, एक प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट आपको MgBr वाला मिलेगा। एक प्रोडक्ट ये है
और एक प्रोडक्ट ये है। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इसमें, ये था आपका फर्स्ट नंबर। अभी हम लोग इसमें सेकंड की भी देखेंगे। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है ये है आपका, ये RBr प्लस Mg ड्राई ईथर C D2O, ये भी इजी है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं। सेकंड नंबर को हम लोग अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे है आपका RBr, और इसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं Mg के साथ में, और ड्राई ईथर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों को C मिलता है, और इसको हम लोग यहाँ पे D2O के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पे जो है CH3 और CH3 यहाँ पे D, ये आपको मिलता है। आप देखिए, अगर कभी भी हम लोग H2O के साथ रिएक्शन करवाते थे तो H जुड़ता था यहाँ पे बीच में, और अगर मान लीजिए कि हम लोग D2O के साथ करवा रहे हैं तो D जुड़ रहा है। इसका मतलब जो C नंबर का जो कंपाउंड होगा ये आपको MgBr के साथ में ये लगा होगा, यानी कि आपको यहाँ पे जुड़ा है बीच वाला कार्बन पे, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ता है तो यहाँ पे D जुड़ा है, यानी कि यहीं पे आपको MgBr लगा हुआ था। यानी कि हम लोग C नंबर को जब देखना चाहेंगे तो ये C नंबर को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि MgBr लगा था, तभी तो D2O के साथ रिएक्शन करवाया, तो एक जो है आपका OD अलग हो गया होगा और D जो है यहाँ पे जुड़ गया होगा। तो अगर इस तरह का कुछ बात होगा तो R के जगह पे आपको ये ऊपर वाला MgBr के ऊपर वाला लिख लेंगे हम लोग R के जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग R के जगह पे देखेंगे तो CH3 यहाँ पे आपका Br लगा होगा, कुछ इस तरह से R होगा। तो R का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा CH3 एक बॉन्ड खाली। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे R को बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका ड्राई ईथर के साथ ये हो चुका है, और अभी हम लोग इसको थर्ड नंबर क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका ये है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपका कंपाउंड है CD, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं ये आपको R-X है, और यहाँ पे Na ईथर के साथ रिएक्शन हुआ और Mg के साथ में D और E बना। तो अभी हम लोग पहले इधर देख लेंगे, अभी हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं हम लोग। तो इसमें आपको यहाँ पे CH3 तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको RX है यहाँ पे दिया हुआ। RX के साथ जब Na ईथर के साथ जब रिएक्शन करवाते थे तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे क्या पढ़े, हम यहाँ पे अलग से बता रहे हैं आपको। यहाँ पे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि ये अल्काइल हैलाइड है, इसको हम लोग अगर रिएक्शन करवा रहे हैं दो Na के साथ में, तो Na के साथ जब भी रिएक्शन करवा देते हैं Na के साथ में, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं XR इधर रहता है, तो यहाँ पे आपको ये अलग हो जाएगा 2NaX, और यहाँ पे आपको जो है जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो R और R आपको अलग हो जाएगा, और साथ में आपका 2Na, और यहाँ पे आपका 2NaX अलग हो जाएगा, साथ में अलग हो जाता है। तो यानी कि हम लोगों को R और R मिलता है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कि इसको अगर हम लोग हाफ कर दे रहे हैं
तो देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को इसके जगह पे ये मिल जाएगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का जो प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 अल्काइल हैलाइड वाला जो R रहेगा CH3C, और इधर हम लोगों को CH3 और यहाँ पे भी CH3 रहेगा। तभी हम लोगों को ये अगर रहता है इस R डैश की जगह पे इतना अगर रहेगा हम लोगों के पास, ये R डैश है, ये R डैश है, तभी जो है Na ईथर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा। और अगर ये हम लोग को पहले से पता चल चुका है, पता चल गया, तो अगर हम लोग इसको Mg के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को Mg के साथ रिएक्शन करवाने पे ये जो है D जो बनेगा CH3C CH3, ये भी CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा Mg दिया। तो यहाँ पे हम लोगों को MgX बोल सकते हैं इसको। ये MgX हो जाएगा। अगर हम लोग H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये H2O जो है आपका ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस में और OH माइनस में। तो ये जो है ये आपको इधर से अलग हो जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा और MgX के साथ में OH हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH3, और ये हम लोगों का प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इधर H जुड़ जाएगा, ये आपका E नंबर हो जाएगा, E हो जाएगा, और ये जो है आपका ये D हो जाएगा, ये D हो जाएगा। और यहाँ पे R डैश की जगह पे हम लोगों को आंसर मिल गया, और यहाँ पे ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे हम लोग आगे इसके बाद हम लोग अभी बात करने वाले हैं पोली हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। आपका ये जो पोली हैलोजन कंपाउंड है, इसमें हम लोग कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन हैलोजन एटम आर यूजुअली रिफर टू एज पोली हैलोजन कंपाउंड्स। यानी कि जो कार्बन कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा हैलोजन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग पोली हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये जो है आपका ये जो डाइक्लोरोमीथेन है, जैसे ये इस तरह से देख ही लेते हैं, ये आपका डाइक्लोरोमीथेन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन हटा, इसके जगह पर 2 Cl लग गया है। तो ये जो डाइक्लोरोमीथेन है ये हम लोग उसको बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। ये जो कुछ पोली हैलोजन कंपाउंड है इसमें आपका डाइक्लोरोमीथेन के अलावा ट्राइक्लोरोमीथेन है, जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं CHCl3। और इसके बाद हम लोग ट्राई आयोडो मीथेन है, ट्राई आयोडो यानी कि आयोडीन लगा देंगे उसके जगह पे। और इसके बाद हम लोग टेट्राक्लोरोमीथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसके बाद आपको प्रियॉन्स है, और इसके बाद हम लोग PP डाइस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन यानी कि DDT, जिसका ये आपका मतलब कि फॉर्मूला है। तो ये जो आपका 5 कंपाउंड है, ये जो 6 है, ये आपका पोली हैलोजन कंपाउंड है, जिसका हम लोग कहाँ कहाँ यूज होता है ये सब देखेंगे और थोड़ा बहुत इस पे बात करेंगे। तो ये जो आपका डाइक्लोरो कंपाउंड है इसका इंडस्ट्री में भी यूज होता है और एग्रीकल्चर में भी यूज होता है। जैसे डाइक्लोरोमीथेन है, इसका ज़्यादातर यूज हम लोग सॉल्वेंट में करते हैं। इसका जो है इसका हम लोग यूज जो है सॉल्वेंट में करते हैं, एज अ पेंट रिमूवर और एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसोल में करते हैं। और ये आपका एंड एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग बनाने में भी यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज एज अ मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, उसको मतलब कि क्लीन करने में और फिनिश करने में यूज करते हैं। मिथाइलिन क्लोराइड हार्म द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज कर सकता है। और एक्सपोजर टू लोअर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर कैन लीड टू स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन, यानी कि इसको हियरिंग में और ये देखने में भी प्रॉब्लम कर सकता है अगर थोड़ा सा भी मात्रा में प्रेजेंट है तो। हायर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर कॉज डिजीनेस एंड नॉसिया और टिंगलिंग एंड नंबनेस इन द फिंगर्स एंड टॉय, यानी कि इस सब में आपको ज़्यादा डैमेज कर सकता है अगर मान ले ज़्यादा मात्रा में है। इन ह्यूमंस डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट विथ मिथाइलिन क्लोराइड कॉज इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन, स्किन में प्रॉब्लम हो जाएगा। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ आइज कैन बर्न द कॉर्निया को भी जला सकता है। ये आपको मिथाइलिन जो है आपका क्लोराइड जो है इतना ज़्यादा डेंजर होता है। अगर हम लोग बात करते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन की यानी कि CHCl3, तो ये क्लोरोफॉर्म जो है एम्प्लॉयड एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट एल्कलॉइड आयोडीन एंड अदर सब्सटेंस के फॉर्म में यूज करते हैं। द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियॉन्स रेफ्रिजरेंट
R22, उसमें भी जो है मतलब प्रियॉन्स को रेफ्रिजरेंट को बनाने में भी हम लोग यूज करते हैं। इट वाज वंस यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी बट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक, यानी कि पहले सर्जरी के टाइम में इसको यूज किया जाता था, लेकिन ये थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता था कभी कभी, मतलब कि सर्जरी के दौरान ये ज़्यादा ओवरडोज के कारण डेथ भी हो जाती थी, तो इसीलिए हम लोग इसको यूज नहीं करके दूसरा जो है लेस हम लोग जो पॉइजनस है हम लोग कम वाला यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं as might be expected from use as a nervous system breathing about 900 parts of chloroform per million, मतलब 900 ppm अगर रहेगा एयर में शॉर्ट टाइम कैन कॉज डिजीनेस, ठीक है। उससे कम रहेगा तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन उससे ऊपर तक में मतलब कि हमारे लिए इफेक्ट करेगा। फटीग और सर दर्द और क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कॉज डैमेज टू द लीवर और वेयर क्लोरोफॉर्म इज मेटाबोलाइज टू फॉस्जीन, और ये फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है हमारे जो है आपको लीवर के अंदर जो है ये आपका क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाइट के साथ में ये आपका फॉस्जीन बना लेता है। फॉस्जीन एंड टू क्रोनिक क्लोरोफॉर्म में कॉज डैमेज टू द लीवर टू, मतलब ये मतलब कि डैमेज कर सकता है लीवर को, एंड टू द किडनी एंड सम पीपल्स डेवलप सोर्स व्हेन द स्किन इज इमर्स्ड इन क्लोरोफॉर्म, यानी कि मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम इचिंग वगैरह होने लगता है। ये जो है क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। हम लोग जो है देखते हैं कि यहाँ पे एयर में ऑक्सीडाइज होकर के पॉइजनस गैस बन जाता है। कार्बोनल क्लोराइड आल्सो नॉन एज फॉस्जीन, ये जो आपका COCl2 है जो बन चुका है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है और पॉइजनस गैस है। इसको इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क कलर्ड बोतल कंप्लीटली फिल्ड सो दैट एयर इज केप्ट आउट, यानी कि एयर के थोड़ा भी कांटेक्ट में ये जाएगा तो ये जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे ट्राइआयोडो मीथेन के बारे में, तो ये जो है आपका ट्राइआयोडो मीथेन जो है ये आप कह सकते हैं। तो ये जो आपका ट्राइआयोडोमीथेन है, इट वाज यूज्ड अर्लियर एज एन एंटीसेप्टिक बट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन एंड नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल स्मेल, बहुत ही ज़्यादा जो है ना गंदा स्मेल होता है इसका। इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्मुलेशन कंटेनिंग आयोडीन। अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट का टेट्रा क्लोरोमीथेन, यानी कि आपका CCl4। ये तो ये जो है लार्ज इट इज प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल कैंस, यानी कि वहाँ पे यूज किया जाता है उसको। इट इज ऑल्सो यूज एज अ फीड स्टॉक इन सिंथेसिस ऑफ फ्लोरोकार्बन एंड अदर केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर एंड जनरल सॉल्वेंट यूज अंटिल द मिड 1960। इट वाज ऑल्सो वाइडली यूज एज अ क्लीनिंग फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड को साफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो बोथ इन इंडस्ट्री में भी और यहाँ पे आपका as a degreasing agent and in the home as a spot remover and as a fire extinguisher, हम लोग वहाँ पे भी यूज करते थे। there is some evidence that exposure to carbon tetrachloride cause liver cancer in humans, यानी कि बाद में पता चला कि ये liver cancer cause करता, तो हम लोग उसको हटा दिए। the most common effect are dizziness, lightheadedness और nausea और vomiting which can cause permanent damage to nerve cell, यानी कि हमारे nerve cell को भी ये डैमेज कर सकता है permanently। in severe cases these effect can lead to rapidly to stupor, coma, unconsciousness और death भी हो जाता है। exposure to CCl4 can make the heartbeat irregularly or stop, यानी कि मतलब हार्ट बीट को इरेगुलरली डैमेज कर सकता है और रुक भी सकता है और डेथ भी हो सकता है। द केमिकल में इरिटेट द आई ऑन कॉन्टैक्ट व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रिलीजिंग इनटू द एयर, एयर में अगर रिलीज कर देगा तो ये इसको मतलब कि ह्यूमन को प्रॉब्लम हो सकता है। इट राइजेस टू द एटमॉस्फेयर एंड डिपिक्ट द ओजोन लेयर को भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। डिप्लीशन ऑफ द ozone layer is believed to increase human exposure to ultraviolet rays leading to increased skin cancer और eye disease and disorder and possible disruption of the immune system, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे जो है ना अगर आने लगेगा ओजोन लेयर को मतलब प्रॉब्लम होने के बाद, तो यहाँ पे आपको ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम लोग फ्रियॉन्स की बात करें तो फ्रियॉन्स में ये जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये आपका CCl2F2 CCl2F2 ये जो आपका फ्रियॉन्स है, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नॉन एज फ्रियॉन्स। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन क्रोसिव होता है एंड इजीली लिक्विफाइबल गैस है ये।
फ्रियोन्स 12 जो है ये इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रियोन्स इन इंडस्ट्रियल यूज में हम लोग करते हैं। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द टेट्राक्लोरोमीथेन बाय स्वाट रिएक्शन, यानी कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मतलब कि फ्लोराइड वाला जो कंपाउंड बनाते हैं वहाँ पे हम लोग मेटल फ्लोराइड को यूज करते हैं, CCl4 को, यहाँ पे CCl2 और F2 जो है हम लोग बनाते हैं। दीज आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड फॉर एरोसोल प्रोपेलेंट के लिए यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनर पर्पस के लिए यूज किया जाता है। 1974 में टोटल फ्रियोन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड वाज अबाउट 2 बिलियन पाउंड्स एनुअली। Most freon even that used in refrigeration eventually makes its way into the atmosphere, where it diffuses unchanged into the stratosphere. In stratosphere, freon is able to initiate radical chain reaction that can upset the natural ozone balance, यानी कि ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर में जा करके और आगे जा करके ये वहाँ पे रिएक्शन वगैरह करके ये आपको ओजोन लेयर को मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये भी इसका है। और हम लोग यहाँ पे DDT के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको जो DDT है फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स है, वाज ओरिजिनली प्रिपेयर्ड इन 1873 में, बट इट वाज नॉट अंटिल 1939 तक कोई मतलब उस पर ज़्यादा बात नहीं हुआ। दैट पॉल मूलर ऑफ गैल्गी फार्मास्यूटिकल्स इन स्विट्जरलैंड डिस्कवर्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ DDT एज एन इंसेक्टिसाइड, यानी कि सबसे पहले 1939 में देखा गया। पॉल मूलर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी इन 1948 फॉर दिस डिस्कवरी। The use of DDT increased enormously on worldwide basis over after World War II. World War II में आपका जो हुआ था उसमें primarily because of its effectiveness against the mosquito that spread malaria and lice that carry typhus, यानी कि वहाँ पे हम लोग इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में DDT का बहुत ज़्यादा यूज किए थे World War II के टाइम में। However, problems related to extensive use of DDT began to appear in the late 1940. Many species of insect developed resistance to DDT, यानी कि उस समय में DDT से resistant हो गया था, and it was also discovered to have high toxicity towards fish, और वहाँ पे जो पानी में रहने वाली फिश थी वो भी जो है टॉक्सिक हो गया था और उसके द्वारा ह्यूमन में भी मछली खाने से हो सकता था। The chemical stability of DDT and its fat solubility compounded the problem. DDT is not metabolized very rapidly by animals, तो वहाँ पे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, DDT मेटाबोलाइज नहीं होने के कारण बॉडी में प्रेजेंट रहता है। इंस्टेड इट इज डिपोजिटेड एंड स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यू। इफ इंजेक्शन कंटिन्यू एट ए स्टेडी रेट, DDT build up within the animal over time. The use of DDT was banned in the United States in 1973, although it is still used in some other parts of the world. कहीं कहीं यूज होता था, यानी कि अगर मछली में अगर DDT चला जाएगा तो मछली में प्रेजेंट रहेगा, मेटाबोलाइज नहीं होगा, और हम लोग अगर मछली को लेंगे तो हमारे बॉडी में भी चला जाएगा और ये मेटाबोलाइज नहीं होगा और ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये आपका इसका फॉर्मूला है, यानी कि दो जो है पैरा पे आपका डाइक्लोरोफिनाइल है, यानी कि पैरा PP डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यानी कि ये आपका DDT का फॉर्मूला था। तो यहाँ तक हम लोग इस चैप्टर को पढ़ को ओपन करके साथ में आप लोग इसको पूरा को रीड कीजिए अच्छे तरीके से, और उसके बाद सारा क्वेश्चन पे भी हम लोग बात करेंगे। एक्सरसाइज का बात कर लिए हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन पे भी हम लोग आगे बात करेंगे। और यहाँ तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में। और ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़िए, आगे हम लोग दूसरा वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।